Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform, and this is Yajnadev Bharadwaj, your physics educator. So, students, our today's topic is relation between the electric field and the potential. Throughout the last month, we are discussing about the charge, properties of charge, electric field, and the potential. Now, our topic is concerned with how the electric field is related to with electric potential. As you remember, in the previous discussion, I told you that the electric potential is considered as the amount of energy which store in a charge in the presence of opposition of electric field और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके ओपोजिशन की वजह से किसी भी चार्ज में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कैसा रिलेशन है, कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इफेक्ट करता है. तो उसके लिए हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर की है. इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस है जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. और अगर चार्ज को एक सरफेस पे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम मूव करवाते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. उस पूरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो रहता है. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास वो होती हैं जिन पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है और कांस्टेंट रहती है. अगर उसी पोटेंशियल सरफेस पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मूव करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं आता है. तो इसलिए चार्ज को चलाने में या फिर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता. तो इसी तरह हमने दो पोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए, एक है एक्स और एक है वाई. जो एक्स है उसका पोटेंशियल है वी और जो y है उसका पोटेंशियल है v प्लस डेल्टा वाई. ये हमारा कंसिडरेशन पार्ट है जो हमने लिखा हुआ है. अब हमने दो पॉइंट लिए यहाँ पर, एक ही पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट है ये b. a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बच्चों डेल आर वेक्टर. ये एक वेक्टर है जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट किया हुआ है. और दोनों जो सरफेस है ये दोनों सरफेस ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है. जैसे ये हमारे पास एक पोटेंशियल सरफेस है v वाली और दूसरी उसके ऊपर रखी हुई है डेल्टा v वाली. तो एक पॉइंट a इसके ऊपर है और b पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन पॉइंट्स के बीच में दोनों पॉइंट में मूवेबल जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर. और ये जो दो पोटेंशियल सरफेस है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारे पास डेल एन वेक्टर. तो ये हमारा सारा कंसिडरेशन पार्ट है. एक थीटा एंगल हमारा कंसिडरेशन में आता है कि जो बी पॉइंट है वो जो हमारे पास सरफेसेस है उसके उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है. तो हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर रखा है ए पी, ए बी और पी, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो हमारे बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल आर और नॉर्मल वेक्टर डेल एन है, उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा. अब देखो, अब हम यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. जो पोटेंशियल की हमने जब डेफिनेशन करवाई थी तो हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए रिलेशन डिराइव किया था जो ये था कि v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो दो वेक्टर का स्केलर डॉट प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलता है पोटेंशियल. और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में जो स्टोर हुई है, जो चार्ज को मूव कराने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो फिर यहां से हमने इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया है. तो ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ई डी आर कॉस थीटा. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी जब हम चार्ज को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर लेके जाएंगे. सो नाउ इफ आई कंसीडर द ट्राइंगल ए बी पी. अगर ए बी पी ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं तो इसमें जो कॉस थीटा पार्ट आएगा वो बच्चों क्या है, थीटा के सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बी ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा. और ए पी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. तो कॉस थीटा में हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा दिया. तो बेस क्या है इसका, ए पी, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी. तो उसकी वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस किया है. तो डेल एन और डेल आर में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा. जो वैल्यू आएगी डेल एन इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा. सिंपल ज्योमेट्री यूज की हमने ट्राइंगल ए पी और बी के अंदर. अभी डेल आर कॉस थीटा की जो वैल्यू है डेल एन की फॉर्म में वो हमने इस v का जो हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने इसको पुट ऑन किया है. आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर कॉस थीटा इन द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल वी गेट E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डेल एन. और एज यू नो दैट द डिफरेंशिएशन इज द अपोजिट ऑफ द इंटीग्रल. अगर मैं इस इंटीग्रल को इक्वल के बाद लेके जाऊंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे ही मैं इसको इक्वल के बाद लेके जाऊंगा तो ये डेल v में कन्वर्ट हो जाएगा और ये E डेल एन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, डेल वी अपॉन में डेल एन. तो ये बच्चों जो डेल वी अपॉन में डेल एन, इट इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. इट इज डिफाइंड एज if we take out the derivation, sorry, we call
partial derivative of any physical quantity with respect to its normal, then it is defined as the gradient of that physical quantity. जैसे कि ये पोटेंशियल है, अगर इस पोटेंशियल का इसके नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि ये डेल एन क्या है, इन दोनों पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्या है, एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो इसीलिए इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, हियर डेल वी अपॉन में डेल एन इज चेंज इन पोटेंशियल अलोंग नॉर्मल कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. नॉर्मल के अलोंग अगर किसी पोटेंशियल में चेंज को हम डेरिवेटिव में लाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसको डिनोट करते हैं हम डेल वेक्टर से. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V. अब ग्रेडियंट क्या है, एक टूल है या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल है, जिसे हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी पर जब अप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में गेन हो जाती है. और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाने के लिए हमने एक डेल ऑपरेटर को यूज किया है. उससे क्या हो जाएगा, जब ये डेल ऑपरेटर इस पोटेंशियल पे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में मिलेगा. और आगे इसका जो डोनेशन है वो और आगे इस डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में डिफाइन किया है. डेल और डेल एन है, ये जो वेक्टर ऑपरेटर है ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. तो अगर मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो ये आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास होल रिलेशन है जिसे हमें रिमेंबर है. जो ऑपरेटर है डेल, इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करके देखते हैं. तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V वेक्टर, और ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं माइनस का आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू में V. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप डेल V अपॉन में डेल एक्स माइनस का जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई माइनस का के कैप डेल अपॉन में डेल जेड V. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई पोटेंशियल की टर्म के अंदर. अगर हमारे पास कोई भी पोटेंशियल है वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट में अगर डिफाइन किया हुआ है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इज इक्वल टू आई कैप डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस जे कैप डेल वी ओवर डेल वाई माइनस का के कैप डेल ओवर डेल जेड. The both side, if we are comparing the coefficient of I cap, J cap and K cap, we get the relation Ex equal to minus del V upon del X. Ey is equal to minus del V over del Y, and Ez equal to minus del V over del Z. These are the component factor. If you define the potential in the terms of x, y, z in any arbitrary system, then the electric field should be determined by the partial derivative with respect to each and every coordinate system. जैसे कि अगर x के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल V दिया होगा V का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. तो हमारे पास उस रीजन के अंदर या फिर उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मिल जाएंगे Ex, Ey और Ez. So this is all the relation between the electric field and the potential in terms of Cartesian coordinate system. Note down कर लीजिए इसको. Now moving on to our next topic, which is electric potential due to a conducting sphere. Conducting sphere, or we can say it is as spherical shell. We did the same derivation in the chapter of first as determine the value of electric field at each and every point in the parameter of a conducting sphere. किसी भी conducting sphere से हमने उनके 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकाली थी, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक सरफेस पे और एक इनसाइड में. द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग थ्रू इन द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है. द कंसिडरेशन इज पार्ट. So the consideration part is taking as a conducting sphere of a radius r having a charge capital Q, and the smaller distance apart another point P is lie, and now I take the potential at infinity is 0, which is as a reference of the potential. Reference is taken as the point where the physical quantity contain the value of 0.
So moving the charge, a test charge Q naught from a point A to B, the displacement taken by the point A to B is del R and distance of point P with respect to origin or center of the sphere is R. तो ये हमारा कंसिडरेशन पार्ट्स है. नाउ लुक फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, जो आउटसाइड का स्फीयर का पॉइंट है उसके लिए जो हमारी जो डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से बड़ी आ जाएगी. तो ये रिलेशन इस तरह एग्जाम में कई बार गिवन होता है कि इस पॉइंट पे निकालिए जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो. तो सेम प्रोसीजर को यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी यूनिफॉर्म पैरामीटर के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं. V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी पैरामीटर लिमिट में, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमने E डॉट डी आर को इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक लाने में हमने जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया. Now, in the next step, since electric field vector is parallel to dr vector, so dr vector is along the direction of the displacement, which is this, and the electric field also in the direction. This is dr vector, and this is electric field vector. Both are in the same line, so both are parallel. Therefore, theta is equal to 0. Since cos theta is equal to 1. Value of cos 0 is equal to 1. So put in the equation, we get V is equal to minus integral of E dr. And now we know that the electric field at a point r distance apart from a conducting sphere is Q upon 4 pi epsilon naught r square, which we determined in our previous chapter. किसी भी conducting sphere से एक r distance पे जो point है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है Q upon 4 pi epsilon naught r square. इस वैल्यू को हम इस क्वांटिटी के अंदर रिप्लेस करेंगे और इसकी लिमिट लगा देंगे स्मॉल इन्फिनिटी टू r. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो Q upon 4 pi epsilon naught r square माइनस डॉट dr. तो ये dr के रिस्पेक्ट में इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन है. अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे. माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी टू लिमिट r 1 अपॉन r स्क्वायर dr. एंड एज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ x रेज टू पावर n. एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन है वो प्रिंसिपल जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस 1 अपॉन आर. उसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस 1 अपॉन आर और इन्फिनिटी टू आर. इन्फिनिटी टू आर क्या है, इसकी लिमिट है. नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने में हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर द लिमिट 1 अपॉन माइनस आर, माइनस सिंबल इसके साथ है, और माइनस लोअर लिमिट, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो यहां पे हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, विच इज सेम एज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ये हमारा सेम डेरिवेशन है जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था. किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, विच इज सेम एज द कंडक्टिंग स्फीयर. नाउ मूव ऑन टू अवर सेकंड पॉइंट, विच इज point lie on surface for which small r is equal to capital R. तो small r क्या हो जाएगा, capital R के बराबर हो जाएगा. So putting the value of small r is equal to capital R in the equation of 1, we get the potential on surface. So the potential of surface is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. This is the value of potential on this surface. Now if we go to the inside of the point lies in the inside. Point lie inside the sphere. If I consider the point which lie inside the sphere, for the inside, we know that for a conducting sphere, E inside इज इक्वल टू 0. किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर हमें ये पता है कि कोई भी चार्ज उसके अंदर लाई नहीं करता है. अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर के जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर में कोई भी चार्ज लाई नहीं करेगा तो अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. और हमने जब पोटेंशियल को डिफाइन करा है, हमने ऐसे डिफाइन किया है
कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब हम इस चार्ज को यहां से मूव कराते हैं सरफेस तक लाएंगे तब तो इस चार्ज की वजह से अपोजिशन करना पड़ेगा, पर जब इसके अंदर एंटर हो जाएंगे तो एंटर होने के बाद अंदर क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो जो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो हमें सरफेस तक लाने में करना पड़ा, क्योंकि वर्क डन यहां से यहां तक करना पड़ेगा, अंदर चार्ज ही नहीं है तो यही वर्क डन से क्या हो जाएगा, चार्ज अंदर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन है ही नहीं है। तो फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, देयरफॉर potential is same as on surface। तो जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पे होगा वही हमारा पोटेंशियल क्या होगा, अंदर होगा, क्योंकि चार्ज को यहां से यहां तक लाने में काम करना पड़ेगा, उसके बाद कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास V इनसाइड क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, जो हमारे पास सरफेस पे है। So that's all about a point charge carrying out from the infinity to under the perimeter of a conducting sphere। किसी भी conducting sphere के अराउंड पेरीमीटर में जब चार्ज को मूव कराएंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल होते हैं, एक तो हमारे पास आउटसाइड एक पॉइंट P है, एक सरफेस पे कोई पॉइंट है और एक इनसाइड पर कोई पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी वो हमने डिटरमाइन कर लिया है। तो हमें पता चल गया है कि द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R एंड R इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर टू द पॉइंट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हमारा सरफेस पे, कि सरफेस पे कितना होगा, तो स्मॉल r को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल R से रिप्लेस कर देते हैं। और अंदर क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, और अगर चार्ज नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, सो देयर इज नो अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बस इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में चार्ज करना पड़ेगा। और अगर चार्ज अंदर चला गया तो पोटेंशियल क्या रहेगा, वही रहेगा जो हमारे पास क्या होता है, सरफेस पे होता है। तो वही वैल्यू हमने सरफेस पे पुट ऑन कर दी है। So that's all the complete derivation of electric potential and around the space of a conducting sphere. If I go through a graphical study of these formula, जो हम पहले से करते आए हैं कि जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि भाई कहां पर किस पॉइंट पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अगर हम पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो सेंटर पे हमारे पास पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो जब तक हमारा चार्ज सरफेस पर नहीं आता तब तक हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, कैपिटल R के बराबर है, और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डीके करने लग जाएगा। यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के बराबर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इनसाइड के किसी भी पॉइंट से पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और सरफेस पर क्या रहेगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि O पॉइंट, इनसाइड के पॉइंट से सरफेस तक आने पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 1 अपॉन R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसके बाद हमारा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करने लग जाएगी। So that is all the derivation of potential at each and every point due to a conducting sphere with the analysis of a graphical study.